नमस्कार दोस्तों। हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी दिवस पर बहुत सारी हिंदी के बारे में चर्चा, हिंदी की निष्पत्ति कैसे हुई और किस रूप में हिंदी को राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और कैसे स्वीकार किया जाना था। हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो कहाँ तक है, सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले यदि आप नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो बहुत सारी जानकारियाँ डाली जाती हैं वीडियो के माध्यम से वो आप तक जल्दी पहुँचें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर भी करें और सुझाव भी लिखें। हिंदी के बारे में, भाषा राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। कोई भी राष्ट्र बिना एक भाषा के सशक्त और समुन्नत नहीं हो सकता। अतः राष्ट्रभाषा उसे ही बनाया जाता है जो संपूर्ण राष्ट्र में व्यापक रूप से फैली हुई हो, जो समूचे राष्ट्र में संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर शुद्ध हो चुकी हो। राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख साधन है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्रमुखता से स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसे बोलने वालों की संख्या भी सर्वाधिक है। यह बोलने, लिखने और पढ़ने में भी सरल है। अब बात करते हैं कि इसकी निष्पत्ति हुई कैसे। हिंदी को हिंदी कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, ये व्याकरण का एक तरह से प्रश्न है। और हिंदी की व्युत्पत्ति, निष्पत्ति के बारे में जानने वालों का प्रश्न है, उसका उत्तर भी है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ हिंदी का या हिंदी से संबंधित है। इस शब्द की निष्पत्ति सिंधु से हुई। ईरानी भाषा में सा का उच्चारण हा से किया जाता है, अतः हिंदी शब्द सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। वस्तुतः हिंदी आर्य भाषाओं में प्रमुख है। आर्य भाषा का प्राचीनतम स्वरूप वैदिक संस्कृत है और इसी वैदिक संस्कृति से ही वेदों, उपनिषदों और संहिता आदि का सृजन हुआ। उस समय बोलचाल की भाषा को लौकिक संस्कृत का नाम दिया गया था। संस्कृत का विशेष प्रचलन होने से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना हुई, ऐसा माना जाता है। वाल्मीकि, कालिदास, अश्वमेध, भवभूति, विशाख, मम्मट, दंडी, हर्ष आदि संस्कृत भाषा के उद्भट विद्वान रहे हैं और उनका साहित्य तत्कालीन समाज में पूजनीय रहा है। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा में परिवर्तन हुआ। बुद्ध के समय लोक भाषा के रूप में पाली प्रचलित हुई। बाद में वही भाषा प्राकृत भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई। इसका प्रचलन पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा। कालांतर में प्राकृत भाषा के क्षेत्रीय रूप बदले और अपभ्रंश भाषाएं प्रतिष्ठापित हो गईं। इनका प्रचलन 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहा। अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा में साहित्य रचना का समय 13वीं शताब्दी से माना जाता है। देश की अनेक भाषाओं का उद्गम संस्कृत भाषा ही है। हिंदी को संस्कृत की बेटी कहा जा सकता है। संभवतः संस्कृत प्राचीन काल में आम जन की भाषा रही है, जैसे आज हिंदी है। हमारे धर्म गुरुओं, साधु संतों और साहित्यकारियों के प्रयास से ही संस्कृत के साथ साथ हिंदी भाषा को भी यथोचित सम्मान मिला और आमजन की भाषा से इसका विकास होता गया। अब बात करेंगे वर्तमान समय में भारतीय संविधान में हिंदी को क्या महत्व दिया गया। कहते भारतीय संविधान में हिंदी का महत्व और राष्ट्रभाषा के रूप में किस तरह स्वीकार किया गया, तो मैं बता दूं कि दिनांक 14 सितंबर 1949 को जब देश आज़ाद हो चुका था, तब हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी उद्देश्य से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास हेतु स्पष्ट उल्लेख है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। मतलब भारतीय संघ का ये कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना ही संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक हो, वांछनीय हो, वहाँ शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए इसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी ही है। अनुच्छेद 343(2) में संविधान के क्रियाशील होने से 15 वर्ष तक के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को अधिकृत किया गया था और अनुच्छेद 343(3)
में संसद को उक्त अवधि के बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग को अधिकृत करने हेतु विधि निर्माण का अधिकार दिया गया था और ये अधिकार थोड़ा नुकसानदायक रहा। राजभाषा अधिनियम 1964 द्वारा यह बंद किया गया था कि सभी राजकीय कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग 26 जनवरी 1971 तक होता रहेगा। पुनः राजभाषा अधिनियम 1967 द्वारा अंग्रेजी को अनिश्चित समय तक जारी रखने का उपबंध किया गया। साथियों, मैं आपको बता दूं कि वास्तव में अगर ये उपबंध 3 में ये न दिया गया होता कि और अधिक समय तक अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, तो शायद हिंदी पूर्णतः राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार हो गई होती। लेकिन यहाँ पर हमारी इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर रही, जिसके कारण ये दिन हमें देखना पड़ा कि कई बार हमें ऐसा लगता है हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने में भी दुविधा आ जाती है, क्योंकि हमारी सपोर्टिंग लैंग्वेज आज भी अंग्रेजी है। यहाँ पर एक चीज़ और भी कही जा सकती है कि कुछ लोगों का मानना है कि हिंदी जो है दक्षिण और उत्तर और पूर्व और पश्चिम भाषा, तो हिंदी भाषा सदैव से उत्तर दक्षिण के भेद से परे चौदहवीं व्यवहारिक होती चली आई है। यथा दक्षिण के प्रमुख संतों जैसे वल्लभाचार्य, विट्ठल जी, रामानंद जी आदि महाराष्ट्र में नामदेव एवं ज्ञानेश्वर, गुजरात में नरसिंह मेहता, राजस्थान में दादू रज्जब मीरा, पंजाब में गुरु नानक, पंजाब में और असम में शंकरदेव, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु तथा सूफी संतों ने अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार हिंदी में ही किया है। इन्होंने एकमात्र सशक्त साधन हिंदी को ही माना है। आज भी इसकी इतनी ही व्यवहारिकता है। ज़रूरत इस बात की है कि इसे पूरी इच्छा शक्ति के साथ राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए, तो हिंदी वाकई में और ज़्यादा व्यवहारिक हो जाएगी और ज़्यादा जन जन तक भाषा पहुँचेगी। यहाँ पर एक बात और भी है, जिस लेवल पर, जिस स्तर पर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें इच्छा शक्ति की ज़रूरत थी, उतनी नहीं हम दिखा पाए। यदि यहाँ पर एक उदाहरण देखें तुर्की की एक घटना है। जब कमाल पाशा ने तुर्की को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया, तो उन्होंने आमंत्रित विद्वानों की सभा में पूछा, तुर्की कितने दिनों में तुर्की भाषा बोली जाने लगेगी? विद्वानों को उत्तर था कि 15 वर्षों में। तो कमाल पाशा बोले, समझ लो कि 15 वर्ष पूरे हो गए, कल से तुर्की भाषा में काम होना चाहिए। हमारी इस प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और मानसिकता होगी, तभी हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा घोषित हो पाएगी। तो साथियों, हमारी राजभाषा जो हिंदी है उसे राष्ट्रभाषा के रूप में पूरी तरह स्वीकार किया जब जाएगा, जब तुर्की ने जिस तरह की इच्छा शक्ति बताई। इस तरह की इच्छा शक्ति हम भी बता सकते हैं। यद्यपि हमारे बहुत सारे जो विद्वान हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन्होंने कहा भी है कि जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और अखंडता तथा उन्नति के लिए आवश्यक है। इसी तरह लोकमान्य तिलक जी ने भी कहा, राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से अधिक बलवान कोई तत्व नहीं है। चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो तमिलनाडु से थे, लोगों का कहना है कि दक्षिण में ज़्यादा विरोध हुआ हिंदी का, पर वो स्वयं कहते हैं कि राजनीति, वाणिज्य और कला के क्षेत्र में देश की अखंडता के लिए हिंदी की महत्ता की ओर सभी भारतीय को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहने वाले और अपनी अपनी प्रांतीय भाषा बोलने वाले हों। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हिंदी के बारे में। जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।